Hello future nurses, welcome back to day 11 of our Fundamental of Nursing series। आज का टॉपिक है सर्जिकल नर्सिंग केयर। इसमें हम कवर करने वाले प्री ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। और इसमें हम एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि है वुंड केयर, ड्रेसिंग, प्रॉपर केयर एंड इट्स हीलिंग स्टेजेज। ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार देखने को मिलते हैं। हर नर्स और स्टूडेंट को इस बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले करते हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करते हैं। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग इन्वॉल्व्स केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी। वो नर्सिंग केयर जो पेशेंट को सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद में केयर प्रोवाइड की जाती है, उसको हम प्री ऑपरेटिव केयर बोलते हैं। क्यों दी जाती है? टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ पेशेंट, प्रिवेंशन फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोट रिकवरी। पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए और उसकी रिकवरी को प्रमोट करने के लिए। आगे इसके 3 टाइप कौन कौन से? प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। सबसे पहले हम करते हैं प्री ऑपरेटिव। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, प्री ऑपरेटिव मीन्स ऑपरेशन से पहले की नर्सिंग केयर। इसके क्या पर्पज होते हैं? प्रिपेयर द पेशेंट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फॉर सर्जरी। सर्जरी से पहले पेशेंट को फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना सर्जरी के लिए, किसी भी पेशेंट को। उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, ये आगे हम वो स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट कैसे करेंगे? उसमें सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। उसमें क्या क्या देखेंगे? क्रोनिक इलनेस तो नहीं, एलर्जीज, प्रीवियस सर्जरी, एनेस्थीसिया एंड हिस्ट्री। हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे कि कोई इलनेस तो नहीं थी, किसी भी तरह की एलर्जी या कोई सर्जरी हुई हो या कोई एनेस्थीसिया हिस्ट्री हो। हम पेशेंट को असेस करेंगे। फिर आगे देखेंगे फिजिकल हिस्ट्री जो एट प्रेजेंट पे हो। हम उसके वाइटल साइन चेक करेंगे, एयरवे, कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, लैब इन्वेस्टिगेशन, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे इफ़ नीडिड। अगर हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जिस भी लैब इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट की ज़रूरत है, हम वो परफॉर्म करेंगे और असेस करेंगे पेशेंट को। आगे है मेडिकेशन। डॉक्यूमेंट करंट मेडिसिन, डिसकंटिन्यू स्पेसिफिक ड्रग एज पर सर्जन एडवाइस। हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि जो भी पेशेंट है एट प्रेजेंट कौन कौन सी मेडिसिन ले रहा है, या कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं जो सर्जन ने डिसकंटिन्यू की गई हो, तो वो सभी हम चेक करेंगे। आगे है न्यूट्रिशनल स्टेटस, चेक फॉर माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी। हम पेशेंट का न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करेंगे। कंसेंट, इंश्योर इन्फॉर्म कंसेंट इन साइन। हम चेक करेंगे जो कंसेंट पेपर है उस पर पेशेंट की साइन है, उसकी फैमिली की साइन है या नहीं। आगे है पेशेंट प्रिपरेशन, मीन्स पेशेंट को सर्जरी के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले NPO, 6 to 8 आवर बिफोर सर्जरी। हम पेशेंट को 6 to 8 आवर बिफोर सर्जरी से पहले कुछ भी खाने को नहीं देंगे। आगे हाइजीन, शावर, स्क्रब, हेयर रिमूवल। हम पेशेंट को हाइजीन प्रोवाइड करेंगे, स्क्रब करेंगे, शावर प्रोवाइड करेंगे और जिस भी साइड की सर्जरी हो रही है वहाँ के हेयर रिमूव करेंगे। बाउल ब्लैडर प्रिपरेशन, हम पेशेंट की बाउल और ब्लैडर प्रिपेयर करेंगे। एनिमाज, कैथेटराइजेशन इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो हम पेशेंट को एनिमा देंगे या कैथेटर लगाएंगे। आगे है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, रेड्यूस एंजाइटी थ्रू एक्सप्लेनेशन एंड रीअश्योरेंस। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे, रीअश्योर करेंगे ताकि पेशेंट की एंजाइटी है उसको कम किया जा सके। इस तरह हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। आगे वाइटल साइन, हम पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन, जो भी मेडिसिन होती है जो ऑपरेशन से, सर्जरी से पहले दी जाती है, हम वो एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर एज डॉक्टर, जब जो भी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे हम वही मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। आगे डॉक्यूमेंटेशन, एलर्जीज, वाइटल, प्री ऑपरेटिव टेक्निक, टीचिंग, कंसेंट, लैब रिजल्ट। जो भी हमने अब तक ये स्टेप किए हम सभी को डॉक्यूमेंट करेंगे। कोई एलर्जीज तो नहीं, जो भी हमने वाइटल साइन चेक किए, जो भी हमने पेशेंट को टीच किया, कंसेंट और लैब रिजल्ट सभी हम अच्छे से डॉक्यूमेंट करेंगे हर एक चीज़ को। अब
अब सेकंड है इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ये वो फेज होता है जिसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है। इसके क्या क्या पर्पजेज होते हैं? क्लीन, मेंटेन क्लीन इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट होता है उसको क्लीन करेंगे, मॉनिटर करेंगे पेशेंट को और असिस्ट करेंगे सर्जिकल टीम को। इसमें ये वो फेज है जिसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है। आगे है रोल्स ऑफ प्री ऑपरेटिव नर्सिंग। नर्स के क्या क्या रोल होते हैं? फर्स्ट इज स्क्रब नर्स। उसका क्या रोल होता है? हैंडल इंस्ट्रूमेंट, मेंटेन स्टेराइल फील्ड। जो स्क्रब नर्स होती है वो इंस्ट्रूमेंट को हैंडल्स करती है अच्छे से और स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करती है। सेकंड इज सर्कुलेटरी नर्स। इसका क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है? नो स्टेराइल एरिया इसका मेन एरिया होता है। मैनेजेस ओवरऑल ऑपरेशन रूम इन्वायरमेंट। जो ऑपरेशन रूम थिएटर होता है ओटी, उसका जो इन्वायरमेंट होता है वो इसको मैनेज करती है, डॉक्यूमेंटेशन करती है एंड सप्लाईज को मेंटेन करती है। थर्ड है एनेस्थीसिया नर्स। जब भी एनेस्थीसिया दिया जाता है ये असिस्ट करती है नर्स। आगे है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या क्या होती है? फर्स्ट इज पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगी, कंफर्म पेशेंट को कंफर्म करेंगी, प्रोसीजर कंफर्म करेंगी, साइट एंड कंसेंट। सेकंड इज सेफ्टी चेक। पेशेंट की सेफ्टी चेक करेंगी। पोजिशनिंग टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर नर्व इंजरी। पेशेंट को अच्छे से पोजीशन प्रोवाइड करेंगी ताकि प्रेशर अल्सर से सोर्स से प्रिवेंट किया जा सके और किसी भी तरह की नर्व इंजरी ना हो पेशेंट को। अब आगे हम मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ वाइटल्स, ब्लीडिंग एंड यूरिन आउटपुट। कंटिन्यू पेशेंट को मॉनिटर करेंगी, उसके वाइटल साइन चेक करेंगी, ब्लीडिंग असेस करेंगी और यूरिन आउटपुट चेक करेंगी। आगे स्टेरिलिटी, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करेंगी। एंड लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, स्पेसिमेन कलेक्टेड, इंट्राऑपरेटिव इवेंट्स। जो भी सर्जरी के दौरान हुआ सभी चीज़ों को वो डॉक्यूमेंट करेंगी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं, क्या स्पेसिमेन कलेक्ट किया और क्या क्या इवेंट्स रहे सर्जरी के। एंड थर्ड इज पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। ये होता है जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद नर्सेज क्या क्या केयर प्रोवाइड करती है, उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर बोलते हैं। इसके क्या पर्पज रहते हैं? प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, रिलीव पेन एंड प्रमोट रिकवरी। इसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है सर्जरी के बाद उनसे प्रिवेंट करती है एक नर्स, पेशेंट को पेन से रिलीव करती है एंड रिकवरी को प्रमोट करती है। आगे नर्सिंग केयर क्या क्या केयर प्रोवाइड करती है? एयरवे एंड ब्रीथिंग, मेंटेन एयरवे, O2 मॉनिटर, SpO2। जो नर्स होती है वो पेशेंट की एयरवे एंड ब्रीथिंग को मेंटेन करती है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करती है, बार बार ऑक्सीजन का लेवल चेक करती है। फिर है सर्कुलेशन, चेक ब्लड प्रेशर, पल्सेस, स्किन कलर। जो नर्स होंगी वो BP असेस करेंगी, चेक करेंगी, स्किन का कलर असेस करेंगी एंड पल्सेस चेक करेंगी। फिर कॉन्शियसनेस, असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल होता है उसको असेस करेंगी। पेन, गिव एनाल्जेसिक। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक देंगी। वुंड ड्रेसिंग, ऑब्जर्व फॉर ब्लीडिंग इन्फेक्शन। अगर ड्रेसिंग या वुंड में से किसी भी तरह की ब्लीडिंग है उसको ऑब्जर्व करेंगी, या इन्फेक्शन देखने को मिलता है उसको भी ऑब्जर्व करेंगी। फिर फ्लूइड एंड इनपुट एंड आउटपुट, मेंटेन IV थेरेपी, मॉनिटर यूरिन आउटपुट। पेशेंट का इनपुट एंड आउटपुट मेंटेन करेंगी। मोबिलाइजेशन, अर्ली एम्बुलेशन, पेशेंट को एबल बनाएंगी ताकि वो अर्ली वॉक कर सके। फिर न्यूट्रिशन, स्टार्ट लिक्विड, सॉफ्ट डाइट एंड नॉर्मल डाइट। पेशेंट के न्यूट्रिशन लेवल मेंटेन करेंगे, स्टार्टिंग में लिक्विड डाइट देते, फिर सॉफ्ट डाइट पे पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे और लास्ट में नॉर्मल डाइट पे। एंड लास्ट इज कॉम्प्लिकेशंस, प्रिवेंट निमोनिया, शॉक, DVT इन्फेक्शन। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है सर्जरी के बाद उन सभी से प्रिवेंट करेंगी पेशेंट को। DVT होता है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। हमने ये पढ़ा है नर्सिंग केयर, इसके निमोनिक की तरह हम इसको याद करने की ट्राई करते हैं जो कि है ABC विन। A मीन्स एयरवे चेक करेंगी, B मीन्स ब्रीथिंग, C सर्कुलेशन, W वुंड केयर, I इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन एंड लास्ट न्यूट्रिशन
एन से न्यूट्रिशन एंड मोबिलाइजेशन, पेशेंट का न्यूट्रिशन मेंटेन करेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा लास्ट टॉपिक है वुंड केयर एंड ड्रेसिंग स्टेजेस ऑफ हीलिंग। जो भी हमने केयर प्रोवाइड किया है वो आपको अगर अच्छे से समझ आ गई तो बहुत अच्छा, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। अब हम वुंड केयर कर लेते हैं। वुंड केयर मीन्स प्रॉपर क्लीनिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ वुंड टू प्रमोट हीलिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। वुंड केयर क्या होता है? प्रॉपर क्लीनिंग करना, प्रोटेक्ट करना एंड मॉनिटर करना। किसको? वुंड को। किस लिए? टू प्रमोट हीलिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को कोई वुंड है उसको क्लीन करना, किसी भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना और मॉनिटर करना, ताकि वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके और हीलिंग प्रमोट की जा सके, उसको हम वुंड केयर बोलते हैं। आगे है इसके प्रिंसिपल्स ऑफ वुंड केयर। फर्स्ट इज मेंटेन मॉइस्ट वुंड इन्वायरमेंट। जो वुंड का इन्वायरमेंट होता है वो मॉइस्ट होना चाहिए। सेकंड इज प्रिवेंट इन्फेक्शन। हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। रिमूव नेक्रोटिक टिश्यू। जो डेड सेल्स होती है, डेड टिश्यू होती है, उसको रिमूव करने के लिए। प्रोटेक्ट वुंड फ्रॉम फर्दर ट्रोमा, ताकि और ज़्यादा ट्रोमा ना हो। प्रमोट सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। अच्छे से सर्कुलेशन हो सके उस साइड पे और ऑक्सीजनेशन हो सके। आगे टाइप ऑफ वुंड ड्रेसिंग। कौन कौन से होते हैं टाइप? फर्स्ट इज ड्राई ड्रेसिंग। इसमें होता है स्टेराइल गोज यूज्ड फॉर सर्जिकल वुंड, प्रोटेक्ट बट डज नॉट कीप मॉइस्ट। इसमें बोला गया है इसमें जो ड्राई ड्रेसिंग होती है इसमें स्टेराइल गोज पीस होते हैं जो कि सर्जिकल वुंड के लिए यूज किए जाते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो वुंड होता है उसको मॉइस्ट नहीं रखते। और हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था वुंड का इन्वायरमेंट है वो मॉइस्ट होना चाहिए। सेकेंड टाइप है मॉइस्ट ड्रेसिंग। कीप वुंड हाइड्रेट। ये वुंड को हाइड्रेट रखते हैं और हेल्प करते हैं किसमें? एपिथेलाइजेशन में। ये एक प्रोसेस होती है हीलिंग की। थर्ड इज हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग। इसमें क्या होता है? फोम जेल्स। जो ये ड्रेसिंग होती है जेल की फॉर्मेशन करती है। गुड फॉर प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर में ये हेल्पफुल होती है। फोर्थ इज ट्रांसपेरेंट फिल्म। अलो ऑक्सीजन इन प्रिवेंट बैक्टीरिया एंट्री। जो ये ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है ये एक वुंड की ड्रेसिंग है, ये ऑक्सीजन को तो एंटर होने देती है लेकिन बैक्टीरिया की एंट्री नहीं होने देती। और ये किस लिए यूज की जाती है? यूज्ड फॉर आईवी सेट सुपरफिशियल वुंड के लिए। एंड फिफ्थ इज फोम ड्रेसिंग। ये किस लिए होती है? एब्जॉर्ब एक्सुडेट यूज्ड इन मॉडरेट टू हैवली ड्रेनिंग वुंड। एक्सुडेट क्या होता है? ये एक फ्लूइड होता है जो कि लीक करता रहता है। ये उसको एब्जॉर्ब करने के लिए होती है। और किस लिए यूज की जाती है? जो वो ड्रेनिंग होती है वो मॉडरेट टू हैवी हो। फिर सिक्स्थ एलिजिनेटेड ड्रेसिंग। ये किस लिए होती है? हाईली एब्जॉर्बेंट होती है फॉर हैवी एक्सुडेट वुंड। अगर ज़्यादा फ्लूइड लीक कर रहा है तो उसके लिए हम ये वाली ड्रेसिंग यूज करते हैं। एंड सेवंथ इज एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या क्या होता है। कंटेन सिल्वर या आयोडीन। ये सिल्वर और आयोडीन कंटेन करती है और किस लिए हेल्पफुल होती है? कंट्रोल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग का यूज किया जाता है। आगे है स्टेप ऑफ वुंड हीलिंग। क्या क्या स्टेप होते हैं वुंड हीलिंग होने के? फर्स्ट इज हेमोस्टेसिस, जो कि इमीडिएट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होती है, क्लोट की फॉर्मेशन होती है, प्लेटलेट्स रिलीज ग्रोथ फैक्टर, ये इमीडिएट होती है। इसमें क्लोट फॉर्मेशन होता है और जो ब्लड वेसल है वो सिकुड़ जाती है, प्लेटलेट्स रिलीज होती है। एंड सेकंड इज इन्फ्लामेटरी फेज। ये कितने टाइम तक होता है? 1 to 4 days तक टाइम पीरियड होता है। इसमें क्या होता है? रेडनेस होंगी, स्वेलिंग होगा, पेन होगा। जो कि वुंड है उस पर रेडनेस हो जाएंगी, स्वेलिंग हो जाएंगी और पेन होगा। एंड वाइट ब्लड सेल रिमूव बैक्टीरिया एंड डेब्रिस। जो भी WBC सेल होती है वो बैक्टीरिया को रिमूव करेंगे एंड डेब्रिस को भी। थर्ड इज प्रोलिफरेटिव फेज, जो कि 4 to 21 days तक होता है। इसमें क्या होता है? ग्रैनुलेशन, टिश्यू फॉर्म, कोलाजन प्रोडक्शन। इसमें न्यू टिश्यू की फॉर्मेशन होती है और कोलाजन का प्रोडक्शन होता है। एंड लास्ट इज मैचुरेशन रिमॉडलिंग फेज, जो कि 21 to 1 year तक का फेज होता है।
इसमें क्या होता है, जो भी कोलाजन है वो रिमूव्ड होगा, मतलब जो टिश्यू है वो अच्छे से रिमूव्ड होंगे, वुड वुड कॉन्ट्रैक्ट होगा, स्कार टिश्यू फॉर्म होंगे एंड टेंसिल स्ट्रेंथ इंक्रीज। इसमें जो भी मार्क वगैरह वो ठीक होने लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे टॉपिक। अगर कोई डाउट रहता है तो मेरे से पूछ लेना, और कल हम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, और कल का डेज हमारा लास्ट डेज होगा इस सीरीज का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी या हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं कल की सीरीज में।